नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग में से अगर कोई मुझे देख रहा हो तो ये कंफर्म करेगा कि आवाज़ जा रही है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम काव्य हेतुओं पर बात करेंगे और मैंने ये सोचा था कि काव्य हेतुओं पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों मत को एक साथ रखेंगे, लेकिन जो मेरा अध्ययन विश्लेषण हुआ उस अध्ययन विश्लेषण पे मैंने ये देखा कि भारतीय काव्य शास्त्र काफ़ी विस्तृत हो रहा है और इतना विस्तृत हो रहा है कि सारा एक दिन में समाहित करना मुश्किल है। भारतीय काव्य के अनुसार, काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य हेतु, आनंद सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार जो काव्य हेतु हैं वे काफ़ी विस्तृत हो रहे हैं, तो आज हम सिर्फ भारतीय मत का विश्लेषण करेंगे। काव्य हेतु वे होते हैं जिनकी वजह से काव्य सृजन होता है। काव्य सृजन के कारण को हेतु कहा है आचार्यों ने। एक सेकेंड, ये कुछ वॉल्यूम और इसकी टैब की भी प्रॉब्लम है। तो आचार्यों ने काव्य हेतु जो कहा है उस संदर्भ में हम देखेंगे कि पाश्चात्य में काव्य प्रेरणा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो पाश्चात्य में काव्य प्रेरणा है वो हमारे यहाँ काव्य हेतु है और इसी काव्य हेतु को आचार्य वामन ने काव्यांग कहा है, आचार्य राजशेखर ने काव्य माता कहा है। इस तरह से इसके काव्य कारणों को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया है। आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा लगा आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि काव्य में जो कवि शिक्षण के अंतर्गत, काव्य शास्त्र में कवि शिक्षण के अंतर्गत काव्य के निर्माण का, सृजन के निर्माण का सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले जो साधन हैं, मतलब कि जब आप सृजन करते हैं तो उसके निर्माण में जो शक्ति मिलती है उसके साधन कौन कौन से हैं। कोई भी कवि नहीं बन सकता, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। दिन में 25 कविताएं लिखना भी अभ्यास नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य निर्माण का जो सामर्थ्य होता है उसको कौन उत्पन्न करता है, कहाँ से काव्य निर्माण की शक्ति उत्पन्न होती है। जब इस पर देखेंगे तो ये काव्य हेतु या काव्य कारण हो जाएगा। आचार्य वामन ने, अभी मैंने बताया, काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है और भामह ने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया। देखिए, दो आचार्य, दो मत मिलेंगे। एक केवल प्रतिभा को मानते हैं, एक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को मानते हैं। एक केवल प्रतिभा को मानते हुए प्रतिभा के संस्कारक पोषक को व्युत्पत्ति और अभ्यास के रूप में मानते हैं। एक तीसरे आचार्य मंगल हैं, जिनका कोई ग्रंथ तो नहीं उपलब्ध है लेकिन उनके विचार उपलब्ध हैं। आचार्य मंगल प्रतिभा के बिना केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य का कारण मानते हैं, लेकिन आचार्य मंगल के जो है सिद्धांत को बहुत मान्यता नहीं मिली है। उनका सिद्धांत बस जिक्र भर आया है, ये समझ लीजिए। तो हम ये देखेंगे कि अभी भामह ने केवल प्रतिभा को स्वीकार किया है और उन्होंने ये कहा कि गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि जो है शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, शास्त्र को समझ सकता है, लेकिन काव्य का निर्माण, साहित्यिक सृजन का निर्माण, सर्जनात्मक कृति के लिए जो है प्रतिभावान होना आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद के आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को स्वीकार किया। किसी ने प्रतिभा को मुख्य माना है और व्युत्पत्ति मतलब लोक व्यवहार शास्त्र ज्ञान को और अभ्यास को द्वितीयक माना है। पंडित राज केवल प्रतिभा को मानते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं राजशेखर ने प्रतिभा और शक्ति में भी पार्थक्य किया है। तो जब हम क्रम से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि भारतीय मत कैसे समृद्ध हुआ है। गोपेश भाई गुड मॉर्निंग।
और इस तरह से हम देखते हैं कि राजशेखर काव्य हेतुओं को काव्य माता कहते हैं। कल मैं क्लास में इसीलिए अटक गई, सुबह मैंने राजशेखर को उठाया और उनके कई विचार पर कई कंट्रोवर्सी क्या, बहुत सूक्ष्मता मिली, इतनी सूक्ष्मता कि मैंने ये देखा कि वो प्रतिभा और शक्ति, और फिर मैं शैव दर्शन में चली गई। शैव दर्शन में किस तरह से शक्ति को मूल और उसमें कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, आज प्रयास करूंगी आज सारा बताने की। आप में से केवल 2-3 भी साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस क्रम में हम आते हैं कि आज एक आचार्य, काव्य हेतु को काव्य माता कहा है राजशेखर ने, यहाँ तक मैंने बताया। अब एक आचार्य श्यामदेव और आचार्य मंगल आते हैं। तो श्यामदेव के अनुसार कवि कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। इन आचार्यों का जिक्र नहीं है लेकिन हमें जानना चाहिए। श्यामदेव कहते हैं कि कवि कर्म में, सृजन में कवि की समाधि जो है हेतु है। कवि की समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता, ये आचार्य श्यामदेव कहते हैं, ठीक है। और आचार्य मंगल कहते हैं कि अभ्यास ही काव्य हेतु है, प्रैक्टिस ही काव्य हेतु है, ये आचार्य मंगल कहते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में श्यामदेव और मंगल के दोनों के मतों को समेटकर समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का कारण स्वीकारा। हम राजशेखर को आज थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे और उसे प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से बहुत दूर कहा। देखिए, ये हम अभी तक काव्य कारण में क्या पढ़ते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या दंडिका, शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद्य क्षणात, ये आचार्य मम्मट का है शायद। तो इस तरह से हम शक्ति, निपुणता और लोक शास्त्र को और अभ्यास को ही समझते हैं। लेकिन जब हम राजशेखर को देखेंगे तो राजशेखर ने आचार्य श्यामदेव के चित्त की एकाग्रता, आचार्य मम्मट के अभ्यास, दोनों को मिलाकर एक अलग बनाया काव्य हेतु और उसे प्रतिभा से बहुत दूर बताया है। वह शक्ति नाम दिया, लेकिन वह शक्ति प्रतिभा नहीं है और आचार्यों द्वारा परिभाषित शक्ति से भी अलग है। आचार्य राजशेखर की मैं बात कर रही हूँ। और मेरा एक निवेदन है कि मेरा अध्ययन एकदम अच्छा नहीं है, बहुत सतही है। आप लोग मेरे विचारों को जरूर सुने, लेकिन मूल किताबों का अवलोकन अवश्य करें। तो मूल किताबों का जब अवलोकन करेंगे तब आपको सच तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। तो खैर, कल राजशेखर में मैं ज़्यादा उलझी थी। राजशेखर ने जो शक्ति नाम दिया काव्य हेतु, वह श्यामदेव द्वारा उल्लिखित कवि कर्म में कवि की समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता और आचार्य मंगमट द्वारा उल्लिखित अभ्यास, इन दोनों का समन्वय और इन दोनों की समन्वय को जो नाम दिया आचार्य राजशेखर ने, शक्ति नाम दिया, वह प्रतिभा और अन्य आचार्यों द्वारा दी गई शक्ति से अलग है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि आचार्यों ने कहीं न कहीं दैवीय प्रेरणा को काव्य हेतु कहा। जब हम पाश्चात्य पढ़ेंगे तो वहाँ काव्य प्रेरणा कहा गया है और प्रेरणा को अदृष्ट माना गया है, और वही जो अदृष्ट प्रेरणा पाश्चात्य काव्य शास्त्री मानते हैं, वही तो हमारे आचार्य मंगलाचरण में पढ़ते हैं। मंगलाचरण में जिस अदृष्ट की स्तुति की जाती है, वागार्थ्यु संपृक्त वागर्थ्य, तो वही काव्य प्रेरणा है जिस पर पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का हेतु टिका हुआ है। वो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अलग से क्लास करेंगे। आज बहुत लेंदी हो रहा है, मुझे लग रहा है आज भी ये भारतीय काव्य हेतु पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब हम ये देखते हैं काव्य प्रेरणा की भारतीय काव्य शास्त्र में अलग से चर्चा नहीं। अगर हम देखें तो यह भारतीय दृष्टि में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा ही काव्य सृजन के मूल में है, ठीक है। और अगर हम पाश्चात्य की प्रेरणा देखें जो काव्य हेतु को मानते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेरणा का ही जो है आपको निदर्शन मिलेगा कवियों के, शास्त्रकारों के मंगलाचरण में।
मंगलाचरण में जो वो स्तुति करते हैं वही उनकी काव्य प्रेरणा होती है। ठीक है, यहाँ आप समझना। उसके बाद जब हम आते हैं, कहाँ से चलें, बहुत हमने पहले भारतीय पाश्चात्य मिक्स किया, फिर अलग अलग किया तो बड़ा घन चक्कर हो गया है। अब भारतीय काव्य चिंतन में दैवीय प्रेरणा या प्रेरणा को प्रतिभा में ही निहित मान लेते हैं। प्रेरणा का भारतीय काव्य शास्त्र में जिक्र नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही है, ये मेरे टैब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आवाज़ का, मैं क्या बताऊं। अब बाजार खुले तो कुछ नया व्यवस्था करें। अब आवाज़ आई? आप में से कोई ना कोई सूचित करता रहे आवाज़ विषयक। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोग को? आवाज़ आ रही है? चलिए आप लोग देखिए, अगर आवाज़ आ रही हो तो फिर आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज समय नष्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो भारतीय चिंतन परंपरा है वहाँ दैवीय प्रेरणा और प्रेरणा की जगह, आप प्लीज़ भाई साहब सूचित करते रहिएगा, अदरवाइज़ मेरा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। और प्रेरणा को प्रतिभा में निहित माना गया है। और उसके अलावा ग्रंथ की रचना में जो मंगलाचरण होता है, इष्ट देव की मंगल कामना होती है ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, उसे आप प्रेरणा समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम तुलनात्मक करेंगे तो यहाँ जितना उन्होंने नियतकृत और नियम रहिता और जो भी कहा है वह सारा प्रेरणा ही है, इस तरह से समझ लेंगे। अब काव्य हेतुओं की जो भारतीय में ये सुदीर्घ परंपरा है, उसमें हम देखते हैं 3 हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो जब हम प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास पर विचार करेंगे तो या तो हम सबसे पहले प्रतिभा पर विचार करते हुए प्रतिभा और शक्ति का पार्थक्य बता दें, और इसके अलावा या फिर हम पहले काव्य हेतुओं पर चर्चा कर लें। 1 मिनट, मेरे पास 2 नोट्स इस समय मौजूद हैं, सब में मिक्स कर दिया है मैंने। तो देखिए, आचार्य दंडी से ही आरंभ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ जो घटित घटनाएं हैं उसका, हमारे और अन्य व्यक्तियों के जो अनुभव हैं उसका जो हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। साधारण शब्दावली की अभिव्यक्ति वार्ता हो जाती है और उसमें थोड़ा असाधारण अभिव्यक्ति काव्य हो जाती है। सीधे से हम समझ सकते हैं यह असाधारण अभिव्यक्ति होती कैसे है। इसके मूल में प्रतिभा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि प्रतिभा काव्य का हेतु है, लेकिन इसके साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी स्वीकारा गया है। सबसे पहले हम आचार्य दंडी के मत को लेते हैं, जिन्होंने कहा नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग। अमंद अभियोग मतलब अभ्यास। दंडी के ग्रंथ का नाम काव्यादर्श। तो इन्होंने ये कहा। आचार्य रुद्रट और कुंतक आते हैं और वो कहते हैं शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के हेतु हैं। आप ये देखिएगा, जब हम अभी बाद में राजशेखर को अलग से पढ़ेंगे तो वो शक्ति विवेचन अलग है, ये शक्ति विवेचन अलग है। आचार्य वामन आते हैं और वह लगभग 6 हेतु देते हैं, और आचार्य वामन के 6 हेतुओं में पहला है लोक व्यवहार का ज्ञान, दूसरा विद्या विविध शास्त्र ज्ञान, तीसरा प्रकीर्ण, ये 3 देते हैं। प्रकीर्ण के अंतर्गत इन्होंने 6 भेद किए हैं।
वामन ने लोक व्यवहार, विद्या और तीसरा प्रकीर्ण ज्ञान, ये 3 काव्य हेतु माने। प्रकीर्ण के 6 भेद किए। प्रकीर्ण के 6 भेद इन्होंने कौन कौन से किए ये देखते हैं। लक्षज्ञता, काव्यों का अनुशीलन, विविध काव्यों का अनुशीलन। उसके बाद उन्होंने कहा अभियोग अर्थात अभ्यास। तीसरा वृद्ध सेवा अर्थात गुरु द्वारा शिक्षा की प्राप्ति। छंद आदि के ज्ञान में गुरु से ही संभव है। उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा अवेक्षण अर्थात उपयुक्त शब्दों का चयन, अनुपयुक्त शब्दों का अपसारण, हटाना। इसके अलावा प्रतिभा और अवधान, अवधान मतलब चित्त की एकाग्रता। तो वामन रीतिवादी हैं, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं, संस्थापक हैं। उन्होंने जो ये भेद किया है इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए सामने किया। लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या और प्रकीर्ण। प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 भेद किए। पहला काव्यों का अनुशीलन, अभियोग अर्थात अभ्यास, वृद्ध सेवा अर्थात गुरु द्वारा शिक्षा की प्राप्ति, अवेक्षण अर्थात उपयुक्त शब्दों का चयन, अनुपयुक्त शब्दों का अपसारण, हटाना, प्रतिभा और अवधान। अवधान मतलब चित्त की एकाग्रता। शतावधानी, अष्टावधानी आप लोगों ने सुना होगा। अब इसके बाद आचार्य मम्मट ने सभी हेतुओं को अभी तक जो दंडी, रुद्रट, कुंतक और वामन इनके मिलाकर जो दिया अपनी कारिका, उसमें इन सब का समन्वय करके दिया। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, इति हेतुस्तदुद्भवे करके तीनों को महत्व दिया है। तो यहाँ जो है शक्ति, लोकशास्त्र, काव्य आदि के अवेक्षण, निरीक्षण, अध्ययन और से आई हुई निपुणता, निपुणता में इन्होंने कई अर्थों का समन्वय कर लिया है। और शक्ति मतलब प्रतिभा है। यहाँ राजशेखर की शक्ति दूसरी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, इसका लेकिन ध्यान रखना होगा। आचार्य मम्मट ने शक्ति का मतलब प्रतिभा ही लिखा है। निपुणता में लोक शास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का अवेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, अध्ययन आदि से अर्जित निपुणता। और उसके बाद काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास। ऐसे ही अभ्यास नहीं कि खुद बैठ के फेसबुक पे 25 कविताएं लिख डाले। तो ये तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा। अब यहाँ आता है शक्ति अथवा प्रतिभा क्या होती है, इसको हम मेरे पास 2 नोट्स हैं, हम दोनों से बताएंगे, दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ मुझे आनंद सर मेरे पास नहीं समझ में आता वीडियो से वादी करने का। खैर चलिए, शक्ति और प्रतिभा का जो लक्षण है, प्रतिभा और शक्ति के जो लक्षण आचार्यों ने कहे हैं वही मैं बता रही हूँ। मैं कुछ भी अभी नया नहीं बता रही हूँ, मेरा कोई नवीन विश्लेषण नहीं है, सिर्फ यहाँ आचार्यों के मतों का ही उल्लेख है। रुद्रट कहते हैं जिसके बल पर कवि विभिन्न विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास ही अभिव्यक्त कर दे। जिसके बल पर कवि विभिन्न विषयों को अनुकूल शब्दों में अनायास ही अभिव्यक्त कर दे, उसे शक्ति कहते हैं। ये आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार के पहले चैप्टर में 15th कारिका में कहा है। उसके बाद आते हैं भट्टतौत। भट्टतौत कहते हैं नए नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा कहलाती है। वही और भट्टतौत के इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है साहित्य दर्पण में, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। तो ये कहते हैं भट्टतौत। आचार्य कुंतक कहते हैं पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कार से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति प्रतिभा है। जन्म और इस जन्म या जन्मांतर्गत संस्कार से जो मैच्योरिटी आती है कवित्व की, वह प्रतिभा है, ये आचार्य कुंतक कहते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम के प्रथम उन्मेष में कहा है प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिद एव कवि शक्ति। आप किताब अवश्य देखें, मुख्य लक्षण ग्रंथ। उसके पश्चात मम्मट आते हैं। आचार्य मम्मट कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा।
काव्य प्रकाश पहली कारिका की ही वृत्ति में है। उसके बाद आते हैं पंडित राज, और पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रतिभा है। सा प्रतिभा, सा मतलब यहाँ प्रतिभा का विश्लेषण करते हुए रसगंगाधर के प्रथम आनंद में पंडित राज ने कहा, सा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति। ये पंडित राज जगन्नाथ का मत है। यहाँ हम प्रतिभा का विवेचन कर रहे हैं, काव्य हेतु का जो आरंभिक है। उसके बाद देखते हैं काव्य लक्षणों में रुद्रट और जगन्नाथ के लक्षण लगभग एक से हैं। इनके काव्य लक्षण के बाह्य तत्व शब्द और अर्थ की ओर संकेत करते हैं। भट्ट तौत का काव्य लक्षण आंतरिक तत्व नवोन्मेष है। अब जैसे हम लोग काव्य संप्रदायों को देखते हैं, साहित्य के संप्रदायों को देखते हैं कि जो अलंकारवादी हैं वो देहवादी हैं, जो ध्वनिवादी हैं वो आत्मावादी हैं, उसी तरह से काव्य हेतुओं में भी हम ये देख रहे हैं कि जो रुद्रट और जगन्नाथ हैं शब्द अर्थ की व्यवस्था क्रम की भी बात करते हैं, ये बाह्य तत्व को काव्य हेतु की ओर मानते हैं। और भट्ट तौत जो कहते हैं कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता, वे आंतरिक तत्व की ओर संकेत करते हैं। तो इस तरह से कुंतक और मम्मट ने अपने लक्षण में प्रतिभा की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डाला। तो पूर्व जन्म या इस जन्म के संस्कारों से उद्भूत होती है प्रतिभा, और पूर्व जन्म के संस्कारों को प्रतिभा का उत्पादक कारण भले ही मान लिया जाए, लेकिन इस जन्म के संस्कार प्रतिभा को परिष्कारक और पोषण करते हैं। तो प्रतिभा इस जन्म की अर्जना नहीं होती है, बल्कि नेचुरल होती है, नैसर्गिक होती है, और उसे आप पूर्व जन्म या वर्तमान से एक अदृष्ट का ही पावर मान सकते हैं। इस जन्म में केवल वह जो है परिष्कारक और पोषक हो सकती है। इसी तरह से एक पंडित राज जगन्नाथ से पहले के आचार्य आते हैं, आचार्य वाग्भट। वो कहते हैं, उनका ग्रंथ है वाग्भटालंकार, वह जो है प्रतिभा का लक्षण अलग ढंग से देते हैं। तो वो कहते हैं प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। फिर से मैं पढ़ दूँ, मेरा अच्छा नहीं है प्रोनाउंसिएशन। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। तो यह प्रतिभा को वाग्भट अच्छे से परिभाषित कर गए हैं। आप लोग कभी केवल प्रतिभा पर एक आर्टिकल जरूर लिखिए और उससे आपकी अपनी समझ को तराश मिलेगी। किसी के लिए मत लिखिए, अपने लिए लिखिए। अब ये देखते हैं कि यहाँ 3 काव्य हेतु आते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन प्रतिभा को ही सर्वोत्कृष्ट क्यों माना गया और किसने माना? कुछ आचार्य फ्लेक्सिबल हैं और फ्लेक्सिबल आचार्य अभ्यास और व्युत्पत्ति को भी मानते हैं, लेकिन मूल में सबके प्रतिभा ही है। केवल अभ्यास और व्युत्पत्ति से कोई भी कवि नहीं बन सकता, या उसे कवित्व का वो कविता किस दर्जे की आ जाएगी अगर लोग सभी लिखने लगें तो मम्मट ने शास्त्र पठन तो गुरु के उपदेश, मम्मट क्या कहते हैं कि शास्त्र का पठन तो गुरु उपदेश से भी जड़मति भी कर लेगा, लेकिन काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं। वामन और मम्मट के शब्दों में प्रतिभा ही कवित्व का बीज है। ठीक है, तो वामन जो है इसमें आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रकाश की वृत्तियों में ये वर्णन मिलता है, और काव्यालंकार में ये वामन क्या कहते हैं, गुरु उपदेशात् अध्येतुं शास्त्रम जड़ धियो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। तो इस तरह से प्रतिभा को मूल में मानते हैं। ये आप लोग मूल ग्रंथ अवश्य देखिएगा, समय नहीं होता लाइब्रेरी में फिर भी देखिएगा। दंडी ने प्रतिभा को आवश्यक हेतु तो माना है, पर वो फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा सा वो रिजिड नहीं है, प्रतिभा को लेकर कठोर नहीं है, रूढ़ नहीं है। वे कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के द्वारा काव्य रचना
भी की जा सकती है, ऐसा आचार्य दंडी कहते हैं। आनंदवर्धन कहते हैं किसी भी परिस्थिति में बिना प्रतिभा के काव्य निर्माण संभव नहीं है। इसके मैं रेफरेंसेस देती जाऊं। आचार्य दंडी जहाँ फ्लेक्सिबल हुए हैं वो काव्यादर्श के प्रथम उन्मेष की है 104 कारिका। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुण अनुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। तो इस तरह से ये आचार्य दंडी का मत है। उसके बाद आनंदवर्धन ध्वन्यालोक में कैसे कहते हैं कि संभव ही नहीं है, शक्ति के बिना यथार्थ काव्य की रचना नहीं हो सकती। ये आचार्य आनंदवर्धन कैसे कह रहे हैं, अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः यस्त्वशक्ति कृतस्तस्य। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, झगित्येव अवभासते। आप लोग देख लीजिएगा मूल पुस्तक, क्योंकि बहुत मिसप्रिंट है मेरे पास। अच्छा, यहाँ फिर हेतुर न तु हेतवः कहकर आचार्य मम्मट ने तीनों की अनिवार्यता स्वीकार की है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के समन्वित रूप को। हेतुर न तु हेतवः कहकर तीनों का समन्वय जो है हेतु है। तो इस तरह से अच्छा जयदेव कहते हैं, जयदेव के ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जयदेव ने इसी धारणा को एक रूपक के माध्यम से समझाया। जिस प्रकार लता की उत्पत्ति का हेतु मिट्टी जल युक्त बीज है, उसी प्रकार काव्य रचना का हेतु व्युत्पत्ति अभ्यास से युक्त प्रतिभा है। अब चंद्रालोक में जयदेव कहते हैं प्रतिभा श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतुर्मृदम्बु संबद्ध बीजोत्पत्तिर्लतामिव। इस तरह से जयदेव ने व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त प्रतिभा को काव्य रचना का हेतु माना, सृजन का मूल माना। मम्मट के पश्चात हेमचंद्र काव्य का हेतु तो मानते हैं प्रतिभा को, और व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का परिष्कारक हेतु मानते हैं। तो हेमचंद भी इस तरह से कहते हैं प्रतिभा अस्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कार्या। हेमचंद की उक्त धारणा को स्वीकार करते हुए भी पंडित राज जगन्नाथ व्युत्पत्ति और अभ्यास के अभाव में कभी कभी अदृष्ट की प्रतिभा का उत्पादक कारण बन जाता है, ऐसा मानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ व्युत्पत्ति और अभ्यास के अभाव में अदृष्ट प्रतिभा को ही मानते हैं। तो उसमें अदृष्ट ये कहते हैं किसी देवता महापुरुष द्वारा दिए गए वरदान से जो काव्यास्फुरण हो जाए, तो उसमें जो है पंडित राज जगन्नाथ के मत से सभी सहमत नहीं हैं। लेकिन और फिर हम देखते हैं हेमचंद का मत ज़्यादा विश्वसनीय है। काव्य रचना का एकमात्र हेतु प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, प्रतिभा के जो है परिष्कारक ये हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के परिष्कारक हैं, काव्य के नहीं। ये आचार्य हेमचंद का मत है, और ये हेमचंद का मत ही अत्यधिक विश्वसनीय है। तो यहाँ तक हमने प्रतिभा पर विवेचन किया। अब हम व्युत्पत्ति देखते हैं। व्युत्पत्ति कहते हैं निपुणता को, जो विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन से, अध्यापन से, लोक व्यवहार से, सूक्ष्म निरीक्षण से, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन से निपुणता आती है, ज्ञान आपको स्वतः मिलता है। तो व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं, अपितु प्रतिभा का परिष्कारक हेतु होती है। काव्य का हेतु नहीं, प्रतिभा का हेतु है व्युत्पत्ति। उसके बाद इसके द्वारा सहजा प्रतिभा परिपुष्ट परिष्कृत होती है, प्रखर चमत्कृत शक्ति संपन्न मर्ग स्पर्शिनी और सार ग्रहिणी हो उठती है। प्रतिभा किससे? व्युत्पत्ति से, लोक शास्त्र की निपुणता से प्रतिभा को तराश मिलता है। जैसे सोने को आकार दिया जाता है, उसी तरह से व्युत्पत्ति प्रतिभा को आकारित करती है, सांचा देती है। जैसे हीरे को तराशा जाता है बहुत सारे एंगल से, इसी तरह से व्युत्पत्ति प्रतिभा को तराश देती है।
और व्युत्पत्ति के अभाव में प्रतिभा जो है प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, ये भी सत्य है। तो सभी काव्य मर्मज्ञ, काव्य शास्त्रज्ञ तथा लोक व्यवहार पटु व्यक्ति भी काव्य रचना कर सकते हैं, ऐसे होता है। तो इस तरह से अच्छा, इसी तरह से जो अशिक्षित ग्रामीण है वो भी ग्राम्य गीतों की रचना करते हैं, तो वहाँ उनके व्युत्पत्ति, उनके जितने अनुभव होते हैं वो अनुभव उनकी प्रतिभा को तराशते हैं। तो जो व्युत्पत्ति है वो केवल शास्त्रानुशीलन, शास्त्र अध्ययन नहीं अपितु लोक व्यवहार उसमें ज़्यादा होता है, लोक व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण। उसके बाद अभ्यास आते हैं। अभ्यास को आचार्य मंगल जो हैं, मंगल का जिक्र राजशेखर की काव्य मीमांसा में है। आचार्य मंगल मानते हैं कि काव्य का प्रमुख हेतु अभ्यास है। मंगल के मत को बस जिक्र मिला है, कोई बहुत महत्व नहीं मिला है, लेकिन यह ना अनिवार्य ही हेतु है, ना प्रमुख हेतु है और ना ही आवश्यक हेतु है। आचार्य मंगल का सिद्धांत अब आज के लिए हो सकता है, क्योंकि आज दिन भर में कोई कवि हमें दिखते हैं जो 30-35 कविताएं लिख डालते हैं। वो हर भाषा में हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में भी हैं। कोरोना अभी आया 2-3 महीने नहीं हुआ, कम से कम 10 कवियों ने कोरोना शतक लिख डाला। तो ये अभ्यास है उनकी जो है आचार्य मंगल के हिसाब से, लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रतिष्ठित वो है। तो वो कहते हैं कि अभ्यास को नहीं डिनाई कैसे हम लोग कर सकते हैं। अभ्यास को ऐसे कर सकते हैं कि जब आदिकवि वाल्मीकि ने क्रौंच वध के पश्चात प्रथम श्लोक अनुष्टुप बोला था, तो उससे पहले उनके पास अभ्यास नहीं था, लेकिन उन्होंने भी एक कालजयी अनुष्टुप उस समय रच दिया। तो अभ्यास तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि अभ्यास के मूल कारण प्रमुख कारण नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं काव्य का एकमात्र हेतु है प्रतिभा। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के परिष्कारक, पोषक और संवर्धक हैं। ठीक। अब ये होता है कि क्या कवियों में एक समान प्रतिभा होती है? नहीं, सबकी प्रतिभा अलग अलग होती है, तभी तो काव्य भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। और एक ही व्यक्ति में भी प्रतिभागत भेद होता है, तभी तो उसका पहला काव्य देखिए कैसा होता है, जैसे ऋतु संहारम देख सकते हैं कैसा है, और उसके बाद कुमार संभवम, रघुवंशम कितना प्रतिष्ठित है। तो इस ऐसे जो है लिखते लिखते प्रतिभा भी तरास उठती है, एक ही व्यक्ति के प्रतिभा में भी भेद होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुमार स्वभाव युक्त कवियों की प्रतिभा सहजा सुकुमार होती है, विचित्र स्वभाव युक्त कवियों की प्रतिभा विचित्रा होती है, और उभय स्वभाव युक्त कवियों की प्रतिभा मिश्रित शोभाशालिनी होती है। अब ये एक नोट्स हुई है। सेकंड नोट्स हम आरंभ करेंगे, और सेकंड नोट्स के माध्यम से हम प्रतिभा और राजशेखर की शक्ति की विवेचना करेंगे। राजशेखर की शक्ति प्रतिभा से बहुत अलग और दार्शनिक टर्मिनोलॉजी है। तो इस रूप में हम देखते हैं, पहले तो वही रिपीट कर रहे हैं, प्रतिभा काव्य सृजन की शक्ति। प्रतिभा का एक नाम शक्ति है, जो आचार्य दंडी और मम्मट ने कहा। शक्ति प्रतिभानम, अभिनव गुप्त कहते हैं ध्वन्यालोचन में। ध्वन्यालोक की टीका, लोचन टीका में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं शक्ति प्रतिभानम। और आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व पर विचार करते हुए क्या लिखा, ये हम देखेंगे। वो लिखते हैं काव्य सृजन में अभ्यास और व्युत्पत्ति की अपेक्षा प्रतिभा की ही निर्णायक भूमिका होती है। आप सिर्फ अपने टैलेंट से अपनी क्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिसे व्युत्पत्ति कहते हैं वह कुछ अन्य नहीं, व्युत्पत्ति प्रतिभा का ही एक रूप है। हर कोई मतलब कभी कभी रास्ता चलते भी सबको कुछ नहीं दिखता, और वहीं किसी को दिव्य साक्षात्कार हो जाता है। किसी भी दृष्टि से कोई भी किसी बात वार्ता से मर्म तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये आचार्य अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति प्रतिभा का ही एक जो है अंग है,
एक रूप है। प्रतिभाशाली ही सूक्ष्म निरीक्षण अवलोकन कर सकता है। तो ये हो गई इनकी बात। उसके बाद देखते हैं व्युत्पत्ति और क्या है। अभिनवगुप्त के बाद पंडित राज जो है, कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में कि व्युत्पत्ति और अभ्यास को चर्चा योग्य तक नहीं समझते। वो जो है पंडित राज जो है केवल कविगता केवला प्रतिभा मानते हैं। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा पंडित राज मानते हैं, और उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास का जिक्र भी नहीं किया है। कविगत प्रतिभा ही काव्य का प्रधान हेतु है, प्रधान कारण है। अब आप देखते हैं केवल प्रतिभा को मानने वाले दो आचार्य हो गए, आचार्य अभिनवगुप्त और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। अब देखते हैं कि काव्य विद्या के स्फुरण की आदि जननी कौन है? प्रतिभा। व्युत्पत्ति अभ्यास बाद की चीज़ें हैं, और व्युत्पत्ति को जो अभिनवगुप्त ने कहा प्रतिभा का ही एक रूप है, वो भी हम स्वीकार सकते हैं। काव्य सृजन के मूल में जो बीज रूपा आद्या शक्ति है वह प्रतिभा है, बीज रूपा आद्या शक्ति, और उसके अभाव में श्रेष्ठ सृजन असंभव है। तो जो है यह आद्य शक्ति बीज रूपा है। यह केवल काव्य शास्त्र तक नहीं, दर्शन शास्त्र और अध्यात्म विद्या में भी व्याप्त है। अब हम जो बीज रूपा आदि शक्ति की बात करेंगे, यह अन्य कवि शास्त्रों, अन्य आचार्यों की प्रतिभा से कैसे अलग है, ये हम देखेंगे। ये थोड़ा सूक्ष्म पार्थक्य हो जाएगा। रसवादी कश्मीरी शैव दर्शन में प्रतिभा को विश्व सर्जना की मूल शक्ति मानते हैं। अब यहाँ आ गई विश्व सर्जना की, काव्य सर्जना से विश्व सर्जना की ओर हम गए। विश्व सर्जना की मूल शक्ति क्या है? प्रतिभा है। कौन मानता है? रसवादी कश्मीरी शैव दर्शन। आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रतिभा के साथ साथ स्वतंत्र शक्ति का उल्लेख किया है। स्वतंत्र शक्ति प्रतिभा से अलग है, घटकर पर कुलक विवृत्त में किया है। ये अभिनवगुप्त की रचना है, घटकर पर कुलक विवृत्ति। घटकर पर कौन थे? विक्रमादित्य के नवरत्नों में शायद एक थे, आप उसको देख लीजिएगा, घटकर पर कवि। और उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है, इस प्रकृति मधुर स्वातंत्र रूप प्रतिभा शक्ति के कारण ही कालिदास जैसे कवि काव्य में सर्जन संबंधी नियमों का अतिक्रमण भी सुभग भाव से परिणत होता दिखाई देता है। जैसे कहते हैं कि जो यह स्वतंत्र शक्ति है, कवित्व, प्रतिभा, उसी शक्ति के बल पर हम अपनी ही सर्जना का अतिरेक करते हुए दिखते हैं। हम उसी शक्ति से, अपनी प्रतिभा से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये आचार्य अभिनवगुप्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। तो शक्ति को ये वो मूल मानते हैं, विश्व सृजन की मूल शक्ति से जोड़ देते हैं, और वह शक्ति एक प्रतिभाशाली कवि को अपनी प्रतिभा से भी, अपने सामर्थ्य से भी आगे बढ़कर कालजयी कृति के सृजन के लायक बना देती है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन आपको मिल जाएगा, हमें लग रहा है सर्वदर्शन संग्रह में, देख लीजिएगा। उसमें एक शाखा है कुल सिद्धांत, उसके प्रतिपादक हैं आचार्य महेश्वरानंद। प्रतिभिज्ञा दर्शन की एक ब्रांच है। ब्रांच कैसे? जैसे वेदांत की अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 5 ब्रांच है, वैसे ही प्रतिभिज्ञा दर्शन की एक ब्रांच का हम जिक्र कर रहे हैं, कुल सिद्धांत। कुल सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य महेश्वरानंद। महेश्वरानंद ने महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ में भाषा शक्ति के रूप में प्रतिभा शक्ति के महत्व की प्रतिष्ठा की है। यहाँ हम कवि की काव्य के हेतु प्रतिभा से बात करते करते दर्शन की प्रतिभा और शक्ति पर आ गए हैं, क्रम से आए हैं। आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा कि तो महेश्वरानंद ने क्या लिखा है, प्रतिभा शक्ति के महत्व के बारे में क्या लिखा भाषा शक्ति के रूप में। अब यहाँ विशुद्ध दार्शनिक पक्ष आ रहा है, ध्यान से। उन्होंने लिखा कि भाषा को सृष्टि के 5 तत्वों में एक प्रमुख तत्व मानकर,
पंच महाभूत समझ रहे हैं ना, 5 तत्वों में एक प्रमुख मानकर उसे प्रतिभा, स्वातंत्र्य तथा चित्त शक्ति का पर्याय माना है। महेश्वरानंद ने, जो कि कुल संप्रदाय के हैं, कुल संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा दर्शन की एक शाखा है, वो कहते हैं भाषा शक्ति को पंच तत्वों में एक तत्व है और वह प्रतिभा, स्वातंत्र्य और चित्त शक्ति का पर्याय है। चित्त शक्ति सत्य चितानंद ब्रह्म, वह चित्त शक्ति जो सबको प्रकाशित करती है, चिन्मय प्रकाश, वह चित्त शक्ति ही भाषा शक्ति है। अब वहाँ से वो कवि की प्रतिभा को जोड़ा जाएगा, आप ये समझ लीजिए। भाषा शक्ति चिन्मयी होने के कारण शिव से एकात्म भाव रखती है। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वहाँ जो है चित्त का प्रकाश है, तब शिव सुंदर होता है। शिव के सौंदर्य में चित्त का प्रकाश है। तो यहाँ जो चिन्मयी इन्होंने कहा, भाषा शक्ति चित्त शक्ति का पर्याय है, चिन्मयी होने के कारण शिव के साथ एकात्म भाव है। अब ये कुल सिद्धांत जो है आचार्य महेश्वरानंद का, उनकी मान्यता में प्रतिभा की उच्चतम आध्यात्मिक भूमिका परा प्रतिभा है। प्रतिभा से परा प्रतिभा। आप भाषा के विभाजन को देखिए, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तो जब परा में जाएंगे तो वो परा प्रतिभा प्रतिभा के मूल में है, उच्चतम शिखर, सर्वोच्च। जैसे सत्यलोक होता है 7 लोकों में सबसे ऊपर का। उसके बाद उसी को उन्होंने कुल संप्रदाय में आचार्य महेश्वरानंद ने उसी को कौलिकी शक्ति कहा है। कौलिकी शक्ति को आप स्वतंत्र रूप से अवश्य पढ़ें, आप स्वयं से परिचय पाएंगे, बहुत अच्छा है, दिव्य। कभी शैव दर्शन पे हम इतर बताएंगे तब बहुत आनंद आएगा। तो इसी कौलिकी शक्ति को व्याकरण दर्शन के आचार्यों ने पराशक्ति कहा है। यह पराशक्ति जो व्याकरण दर्शन के आचार्यों ने कहा है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाली परा, उसी को आचार्य महेश्वरानंद ने कौलिकी शक्ति कहा है। और वही काव्य विद्या की आदि जननी है प्रतिभा, काव्य सृजन की मूल एवं बीज रूपा आद्या शक्ति। अब जब कोई भी कविता आप पढ़ें तो उस कवि की शक्ति का परीक्षण अवश्य करें। उचित सहृदय और समीक्षक ना होने से भी जो है मनमाना लेखन जारी है। तो अब हम आते हैं फिर से, ये हो गए आचार्य महेश्वरानंद। अब हम फिर से आचार्य अभिनवगुप्त पर आते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त पर हमने बताया था ना, घटकर पर कुलक विवृत में लिखा है उन्होंने पराशक्ति, स्वातंत्र प्रतिभा शक्ति के कारण। तो आचार्य अभिनवगुप्त ने परा प्रतिभा के नाम से जिस चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किया, वह परमानंद रूपा परा और काव्योत्सभूत प्रतिभा है। यह दार्शनिक हो जाते हैं एकदम उस पर विवेचन करते करते। काव्य प्रतिभा के अंतर्गत काव्य में अभिव्यक्त होने वाले समस्त काव्य उसी प्रकार अधिष्ठित हैं जिस प्रकार परा प्रतिभा में सभी पदार्थ अनंत रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो परा प्रतिभा की सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि विश्व के समस्त पदार्थों को, वह वैचित्र्य को, विश्व के समग्र पदार्थों के भेद, अभेद, वैचित्र्य, विशेषता, विशेषण को स्वयं में अंतर्भुक्त रखती है। यह परा प्रतिभा का वैशिष्ट्य है। अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक में, अपने ग्रंथ तंत्रालोक में परम शक्ति के रूप में प्रतिभा का विमर्श विवेचन करते हुए प्रातिभ ज्ञान का भी पर्याय माना। अब हम जब प्रतिभा पर चर्चा करें तो हमें प्रातिभ ज्ञान को जानना होगा, जो कि अभिनवगुप्त के तंत्रालोक में मिलता है। सिर्फ आचार्य मम्मट को पढ़कर इति हेतु तदुद्भवे कहकर काव्य हेतुओं में विद्वान बन जाना ही सब कुछ नहीं। हमें अज्ञ बनकर, प्राज्ञ, प्रकृष्ट अज्ञ बनकर ज्ञान की साधना में, अनंत यात्रा में आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ
अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में परम शक्ति के रूप में प्रतिभा को मानते हुए प्रातिभ ज्ञान का पर्याय मान लिया है। प्रतिभा क्या होती है? टैलेंट। टैलेंट ऐसे नहीं मिलता है बॉर्नवीटा पिए और हम 100 में 100 नंबर पा गए, हमने ये क्वालिफाई कर लिया, या हमारे 99% आ गए तो हम प्रतिभावान हैं। एकदम नहीं है। एक छोटे से पाठ्यक्रम का एक 3 घंटे की परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाना मशीनी काम है। रोबोट कर सकता है, प्रतिभावान नहीं। प्रतिभावान अनंत होता है, अनंत की शक्ति को साधता है, चाहे वो 1000 बार फेल हो फिर भी। तो यहाँ जो प्रातिभ ज्ञान है ये अभी कितना है, अभी है 1 घंटे का और है। अगर आप सुन सकें तो ठीक है, नहीं सुन सके तो फिर देखा जाएगा। तो प्रातिभ ज्ञान का क्या अर्थ है? महाज्ञान। प्रातिभ ज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? अभिनव गुप्त की भाषा में तंत्रालोक के अनुसार उसको चिंतामणि कहते हैं। चिंतन का एक स्तर चिंतामणि हो जाता है। आचार्य के मत में, आचार्य अभिनव गुप्त के मत में प्रातिभ ज्ञान अतीन्द्रिय और बुद्धि से परे है। यहाँ आप प्रतिभा और बुद्धि में भी पार्थक्य देखेंगे। यहाँ जो प्रातिभ ज्ञान वाली प्रतिभा है वो चिन्मयी है, और जो बुद्धि है वो एक प्रकार की जड़ता है। बुद्धि से बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन प्रातिभ ज्ञान वह चिन्मयी है। तो बुद्धि और प्रातिभ ज्ञान में यहाँ अंतर मिलता है। हम काव्य हेतुओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, विषयांतर नहीं है। तो बुद्धि में एक प्रकार की जड़ता होती है, ये आचार्य अभिनव गुप्त कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस बता रही हूँ। तो क्या होता है? बुद्धि की जड़ता के कारण व्यक्ति इंद्रिय ज्ञान तथा भेद के कारण ग्रहण करती है। बुद्धि जो है अपनी जड़ता के कारण, बौद्धिक जड़ता का परिणाम है कि उसमें इंद्रिय का ज्ञान होता है और भेद होता है, जबकि प्रतिभा का गेय विषय से अभेद संबंध है, तदाकाराकारित हो जाती है। प्रतिभा अगर करुण रस का विवेचन कर रही है तो करुण में तदाकाराकारित अभेद रूप से हो जाती है। लेकिन बुद्धिमान कवि अगर लिखता है तो अपनी इंद्रियों से उस भेद को, करुणता को लेता है और फिर लिख देता है। हाय हाय वहाँ मर्डर हुआ तो उस पर कविताएं 50 आ गईं। तो वो बुद्धि और इंद्रियों के मन के वशीभूत होकर मन की मनमानी कर देते हैं, इसीलिए बुद्धि को जड़ता कहा गया। लेकिन जो प्रातिभ ज्ञान है तो प्रतिभावान कवि अपनी प्रतिभा से जो गेय विषय है वहाँ से तदाकाराकारित, तादात्म्य या समवाय संबंध कर लेता है, एकदम अभेद हो जाता है, बस ये समझिए। तो इस तरह से बुद्धि से भिन्न होती है प्रतिभा, और प्रतिभा स्वयं चित्त और संविद का पर्याय है। ठीक? प्रतिभा संपन्न व्यक्ति विवेक के द्वारा, विवेक और बुद्धि में अंतर पहले बता चुके हैं वेदांत वाले लेक्चर में, विवेक के द्वारा शुद्ध विद्या की उच्चतम भूमि पर पहुंचता है। जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है वह विवेक का इस्तेमाल करते हुए, निर्क्षीर विवेक, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जड़ जगत में वह उस चिन्मय को देखता हुआ, साक्षात्कार करता हुआ, अभेद संबंध अपना स्थापित महसूस करता हुआ, अनुभव करता हुआ, जो है शुद्ध विद्या की उच्चतम भूमि पर पहुंच जाता है, प्रतिभा संपन्न। खैर, यहाँ अभिनव गुप्त का चल रहा है, बहुत बड़े आचार्य हैं वो। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को भगवती शिवा पार्वती का साक्षात रूप मानकर वंदना की है। तो प्रतिभा अभिनव गुप्त के अनुसार, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार, एमए पारंपरिक संस्थान से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या विद्यापीठ से आचार्य, मास्टर की डिग्री ले लेने वाला केवल आचार्य नहीं होता है, आचार्य अभिनव गुप्त हैं। जब आप आचार्यों को पढ़ें तब देखें कि ये आचार्य हैं। एक डिग्री लाकर और उसको लेमिनेट करा के और डॉक्यूमेंट फाइल में रख लेने से कोई आचार्यत्व नहीं आता है। तो अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को शिवा पार्वती का साक्षात रूप मानकर वंदना की, और प्रातिभ शिवा में कहते हैं, प्रातिभ शिवा
आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। प्रातिभ शिवा में ऐसी उन्मीलन शक्ति है जिसके द्वारा क्षण भर में विश्व उन्मीलित हो जाता है, वह प्रातिभ शिवा है। तो कवि प्रतिभा अपनी सृजनात्मकता के द्वारा नाम रूपात्मक विश्व को प्रतिभाषित करने में समर्थ है। कवि की प्रतिभा, अब प्रतिभा क्या है आप पूरा पिछला देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। और वह अपनी सृजनात्मकता के द्वारा नाम रूपात्मक विश्व को प्रतिभाषित करने में समर्थ है। नाम रूपात्मक विश्व कहते हैं ना, नाम रूपात्मक जगत है, केवल रूप है जगत में, जो भी है पूरा संसार नाम और रूप का ही वो है, उसको अलग से कभी बताएंगे। तो ये हो गया। अब काव्य सर्जना की यह आद्या शक्ति ही वाक तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। प्रतिभा वाक तत्व की अधिष्ठात्री देवी है, आद्या शक्ति है। भारतीय विचारधारा प्रतिभा का विवेचन नैसर्गिक शक्ति के रूप में करता है। आचार्य दंडी नैसर्गिकी ही लिखते हैं, तथा प्राक्तन संस्कार के रूप में करता है, पूर्व जन्म का संस्कार। सामान्य व्यक्ति की प्रतिभा माया के आवरणों से आच्छन्न रहती है। एक्चुअली जो नेचुरली पावर को जब नहीं कोई स्वीकार कर पाता है सहजता से, तो उसे कह दिया जाता है कि पूर्व जन्म का संस्कार, तो उसे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है बात। नैसर्गिक प्रतिभा प्राप्त कवियों की अंतः प्रज्ञा पर इस प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता। प्रतिभा की लोकोत्तरता पर विचार करते हुए अब आचार्य महिम भट्ट आ गए, व्यक्ति विवेक वाले। आचार्य महिम भट्ट कहते हैं प्रतिभा क्या है? शिव का तृतीय नेत्र है। शिव का तृतीय नेत्र प्रतिभा है। चंद्र और सूर्य शिव के दो नेत्र हैं, और शिव का तीसरा नेत्र अग्नि है, जिससे कामदेव भस्म हुआ था, याद करिए। कवि अग्निधर्मा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आचार्य महिम भट्ट विश्व व्यक्ति विवेक में कहते हैं प्रतिभा शिव का तीसरा नेत्र है। शिव के दो नेत्र चंद्र और सूर्य हैं, तीसरा नेत्र अग्नि है, और कवि अग्निधर्मा होता है। लक्षणा से आप समझ लीजिए। तो कवि क्या करता है? अग्निधर्मा होकर अंधकार को चीरता है और त्रिकालदर्शी होता है। कवि ना क्रांतदर्शी कहा गया है काल, और वही कवि को महाकाल की शक्ति प्राप्त है कि जैसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। तो मुझे लग रहा है मैं समझा पा रही हूँ। प्रतिभा के भी दो भेद हैं, कार्यित्री भावयित्री। आप में से कोई हमको टाइम बता देता, क्योंकि मुझे 7:30 तक पहुँचना होगा। और यह प्रतिभा के भेद, प्रतिभा के कार्य आदि हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसमें प्रतिभा के और भी बहुत सारे भेद कहे गए हैं, जो औपदेशिकी आदि है, वो कहाँ हमने नोट किया है मुझे याद नहीं है। सहजा आहर्या औपदेशिकी, ये राजशेखर ने जो भेद किया है, कल राजशेखर ने ही उलझा दिया हमको। और इसके बाद जो है वक्रोक्तिकार के अनुसार प्रतिभा अलग से पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति और अभ्यास, भावयित्री प्रतिभा। भावयित्री प्रतिभा सहृदय और श्रोताओं से संबंधित है। तो काव्य हेतु की एक प्रतिभा का एक अंश सहृदयों, श्रोताओं, पाठकों से संबंधित है। हम यहाँ पर हैं जहाँ से प्रतिभा के दो भेद किया गए हैं राजशेखर के मत के अनुसार। आप टाइम कोई बता दे तो हम इससे आगे बढ़ें, अदरवाइज कल इसको हम पूरा करेंगे भारतीय काव्य में हेतु, क्योंकि एक दिन में सारा संभव नहीं होगा। और कार्यित्री भावयित्री प्रतिभा का विवेचन करते हुए प्रतिभा के कार्य, क्या प्रतिभा काव्य सर्जना का मूल कारण है, उसके बाद सहजा आहर्या औपदेशिकी, फिर व्युत्पत्ति अभ्यास पर और चर्चा करके इस पर प्रतिभा और कल्पना शक्ति पर विवेचन करते हुए कल भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार हेतुओं को हम जो है संपन्न कर देंगे। उसके बाद पाश्चात्य और इस पर हिंदी आलोचना पर आरंभ होगा। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ठीक है, जितना हमें समझ में आए और एक साथ हम सुन सकें। प्रतिभा पर हम फिर से विवेचन करके व्युत्पत्ति और अभ्यास पर और चर्चा करेंगे। यह पार्ट 1 है, ठीक है। तो सबको फिर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।